Hello students, in today's lecture I will discuss with you the velocity of the vibrating particle, the acceleration of the vibrating particle, kinetic energy, potential energy, total mechanical energy. Okay, these 5 topics I will try to cover in today's lecture. So first of all, the velocity of vibrating particle. देखिए बेटा, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एट द गिवन टाइम इंस्टेंट से t इक्वल्स टू t डिटरमाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू कंसीडर कि पार्टिकल स्टेट लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है. देखिए, मान लेते हैं कि पार्टिकल स्टेट लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है एंड दिस पॉइंट O इज द मीन पोजीशन एंड लेट अस सपोज से एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन. मान लेते हैं, लेट अस सपोज से द पार्टिकल क्रॉसेस the position से A at any time say t equals to t and the distance of the particle from the mean position is say y. अब क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वाइब्रेट करेगा तो ये जो डिस्टेंस y है ये टाइम के साथ वेरी करेगा, चेंज करेगा, इसलिए ये डिस्टेंस y it will be the displacement in this case. Okay, now we are going to say that let us suppose say v equals to say v, it will be the instantaneous velocity of the vibrating particle. मान लेते हैं small a is the amplitude of the vibration. Amplitude के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था. The maximum value of displacement. The maximum value of displacement. देखिए, पार्टिकल मेन पोजीशन के आइदर साइड इन दो लिमिट्स में वाइब्रेट कर रहा है. तो अगर हम इस वाली साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं और इस वाली साइड को नेगेटिव मान लेते हैं तो पॉइंट बी को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम और पॉइंट सी को बोलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम. तो सो इस पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओ इट विल बी द एम्पलीट्यूड. ओके, तो आपने ये फिगर कॉपी करना है. ये फिगर कॉपी करने के बाद कंसिडरेशन में डिक्टेट कर रहा हूं, नोट कर लें. यहां सपोज द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड y be the distance of the particle from the mean position at time t equals to t. Full stop. Suppose the particle crosses the mean position at time t equals to 0. So, the displacement y of the vibrating particle is given by, पहले displacement y का equation. The displacement y it will be equals to a sin of omega t. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मीन पोजीशन को क्रॉस करे तो आपने साइन का फंक्शन यूज करना है और इनिशियल फेज फाई नॉट 0 होगा. क्लियर? तो टाइम डिपेंडेंट पार्ट सिर्फ ओमेगा टी फेज में एग्जिस्ट करेगा. नाउ sirs, if suppose say v be the instantaneous velocity of the vibrating particle, then by definition of velocity we can say velocity is written as rate of change of displacement, that is dy by dt. So this v is written as say d by dt of a sin omega t. तो बेटा हमें a sin omega t को डिफरेंशिएट करना है. सो दिस v is written as a was the amplitude constant, बाहर आ जाएगा. sin omega t को डिफरेंशिएट करेंगे, sin का डिफरेंशियल cos omega t आएगा. omega t को डिफरेंशिएट करेंगे, omega t का डिफरेंशियल omega आएगा. So since this v is written as a omega cos of omega t. So this is the expression for the instantaneous velocity of the vibrating particle. और ये expression time t की टर्म्स में हमने डिफाइन किया है. वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स में पोजीशन की टर्म्स में यूज की जाने वाली है. टाइम की टर्म्स में नो डाउट यूज की जा सकती है, होती भी है, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन होता है काफी कम होता है. प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपको पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल दिया जाता है और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपसे वेलोसिटी कैलकुलेट कराया जाता है. ध्यान से देखिए उसे कैसे करना है. Now we can say, let us suppose it is the equation 1 and it is the equation 2. तो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए. इक्वेशन 1 को आप जब ध्यान से देख रहे हैं तो साइन ओमेगा टी कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाय a. ओके सर, और सबको मालूम है cos of omega t can be written as under root of 1 minus sin square omega t. Got it, sir? Identity use की है, sin square theta plus cos square theta equals to 1.
तो स्टूडेंट्स यहां पर आप साइन का वैल्यू लगाएंगे और cos ओमेगा टी का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो cos ओमेगा टी इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग it can be written as say a square minus say y square divided by say a square. Okay, अब डिनोमिनेटर में a square रूट से बाहर आ जाएगा। So friends, the cos of omega t can be written as under root of a square minus say y square whole divided by small a. Okay, cos omega t का वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करते हैं। So the velocity v of the vibrating particle it can be written as say a omega cos omega का t का वैल्यू लगा रहे हैं, it is root of a square minus say y square whole divided by small a cancel। ओके ओके, तो आप ऐसा करें, पहले ये वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें। यस सर, सब ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए। सो द वेलोसिटी v is written as say omega under root of a square minus y square. Let us call this as the equation number third. तो ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है y square, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। न्यूमेरिकल्स में हमेशा यूज होगी। अब यहां पर केसेस देखिए। फर्स्ट केस एट द मेन पोजीशन पर जब पार्टिकल है, एट द मेन पोजीशन दिस y is equal to 0. So the velocity is maximum. The velocity will be maximum. ध्यान से देखिए, y अगर 0 हो जाएगा तो velocity maximum होगा, and the maximum value of the velocity it will be equal to omega. Omega the angular frequency of vibrations, a amplitude. Now case second at extreme position. At extreme position, बेटा जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड इट विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। y का वैल्यू प्लेस करते हैं, सो द वेलोसिटी v इज रिटन एज ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, सो द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। इसीलिए स्टूडेंट्स जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो मोमेंटरी रेस्ट होता है। ओके, एट द गिवन टाइम इंस्टेंट रेस्ट पे आता है, उसके बाद उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। गॉट इट? सो इट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। आप ये कैलकुलेशन पूरी कॉपी कर लें, इसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। यस सर, सेम फिगर यूज करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। लेट अस सपोज से पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ए इज, चलिए इस पॉइंट ए को हटा लेते हैं क्योंकि यहां पर मैं कैपिटल ए यूज करने वाला हूं। लेट अस सपोज से द पार्टिकल इज क्रॉसिंग द पॉइंट सी एट एनी टाइम से t इक्वल्स टू t। ओके, क्लियर? वही फिगर है, पहले कॉपी करें इस फिगर को, कंसिडरेशंस मैं डिक्टेट कर रहा हूं, नोट कर लें। Suppose the particle is vibrating along a straight line with amplitude small a, full stop. Let y be the displacement of the particle at any time t equals to t, and it is given by, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज a sin of omega t. Got it, friends? Let us call this as equation number 1. Okay? अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, let capital A be the instantaneous acceleration of the vibrating particle. अगर कैपिटल A को हमने instantaneous acceleration बोला है, then by definition it is written as the rate of change of velocity. Okay? Now the instantaneous acceleration capital A it can be written as say d by dt of, बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे जो टाइम की टर्म्स में हमने ऑब्टेन किया था। इट विल बी a ओमेगा cos of omega t। a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो कैपिटल A इज रिटन एज a ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल आएगा माइनस ऑफ
साइन ओमेगा टी, चेन रूल लगाएंगे, एंगल को ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा ओमेगा. So since the instantaneous acceleration of the vibrating particle, it can be written as, ये नेगेटिव पहले बाहर लिखेंगे, it is a omega square sine of omega t. तो since let us suppose it is equation number second. तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइम. फिर से टाइम के टर्म्स में अगर कैलकुलेट कराया जाए तो इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करना है. कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात. न्यूमेरिकल्स में आपको डाटा देगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई एक इक्वेशन देगा, फिर आपसे बोलेगा यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन टाइम इंस्टेंट. तो जब आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो डाटा में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया जाए आपने उसको यूज करना है. वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करें, डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करें, फिर टाइम का वैल्यू लगाएं, वेलोसिटी मिलेगा. जब आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम का वैल्यू लगाएं, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. क्लियर? और अगर कहीं पोजीशन की टर्म्स में बात की जाएगी तो मैं आपको वो भी दे रहा हूं. ऑल्सो वी कैन से that this equation number फर्स्ट को देखिए, y is written as a sin omega t. अब बेटा ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, a sin omega t आपको दिखाई दे रहा है, तो a sin omega t की जगह पे आप y लिख सकते हैं. So we can say that the acceleration is written as negative of omega square into y. तो एक्सेलरेशन पोजीशन की टर्म्स में अगर आए तो ये वाला इक्वेशन आपने यूज करना है. गॉट इट? अब आपको यहां पर ये जो नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन से पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. या फिर ये कहें कि नेगेटिव साइन से आपको पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. समझ गए बात को? चलिए अब केसेस की बात करते हैं. केस फर्स्ट, बेटा अगर पार्टिकल मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे, एट द मेन पोजीशन, पार्टिकल अगर मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे, तो सिंस दिस y इट इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0. ध्यान से देखें, पार्टिकल मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो y का वैल्यू 0. सो द एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू से 0. तो सिंस जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वाइब्रेट करे या कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है या कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है, हर वाइब्रेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जिसको पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से क्रॉस करता है. तो पार्टिकल मेन पोजीशन को हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से क्रॉस करता है. हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि सिंस मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 है. बात समझ आ गई? एंड द केस सेकंड, at extreme position, at extreme position, बेटा जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सिंस डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. In this case the acceleration it will be maximum and it will be equals to negative of omega square into a. तो बेटा एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू negative of omega square into a. Omega is the angular frequency and a is the amplitude. So since this calculation is all about the acceleration of the vibrating particle, copy करें. Now we will talk about थर्ड डेरिवेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. बेटा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो उसके लिए अब ध्यान से देखिए. फिर से हम यही कंसीडर कर रहे हैं ये वाला फिगर कि पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन. बेटा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है तो पार्टिकल जब पॉइंट सी पर है, पार्टिकल जब पॉइंट सी पर है, ये पॉइंट ओ मेन पोजीशन था, पॉइंट सी, चलिए 2 सी हो गए, लेट अस से सपोज से इट इज द पॉइंट से डी. चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट डी पर है. तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले में मैंने गलती से यहां पे सी मार्क कर दिया था, मैं इस वाले सी को भूल गया था, तो आप इस वाले पॉइंट को डी मार्क कर लेना लास्ट एक्सेलरेशन की डेरिवेशन में. ठीक है,
तो देखिए y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है एट एनी टाइम से t इक्वल टू टी। अब बेटा जब पार्टिकल पॉइंट d को क्रॉस कर रहा है तो पार्टिकल के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बात समझ आ गई? क्लियर? तो आपने ये दोनों फिगर कॉपी करने हैं, इस वाले फिगर को भी कॉपी कर लें, आप दोनों फिगर कॉपी कर लें। नेक्स्ट लाइन में लिखें सपोज द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन with amplitude small a, full stop. Let capital F be the restoring force acting on the particle when the displacement of the particle is y. बेटा जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का y है तो पार्टिकल के ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट इज से कैपिटल F. नाउ बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड की। ओके क्लियर? समझ गए बात को? फिगर आपने कॉपी कर लिया, कंसिडरेशन आपने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप कॉपी करें। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स दस F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ky। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन था। K को क्या बोलेंगे? K को बोलेंगे स्प्रिंग फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे K को? K इज द स्प्रिंग फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम। ये बात समझ आ गई? क्लियर? तो सिंस F is equals to negative of ky and according to Newton's second law of motion, सिंस इस रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू हम एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। लेट अस सपोज स्मॉल m बी द मास, लिखिए वर्ड्स में लिख लें, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड कैपिटल A बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट दिस F इज इक्वल टू ma। कैपिटल A एक्सेलरेशन के लिए यूज हुआ है। एक्सेलरेशन हमने ऑब्टेन किया था, इट वाज नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y. So since this capital F is written as negative of m omega square into y. Now let us say it is the equation number 1 and it is the equation number 2. तो since दोनों equations को compare करते हैं, so it is negative of y, it is equals to negative of m square into say omega square into y. Negative negative cancelled out, this y cancelled out, so this k is written as m omega square. तो स्प्रिंग फैक्टर किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का हमेशा m ओमेगा स्क्वायर होता है। याद रखें इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। समझ गए बात को? ये आपने कैलकुलेशन कॉपी कर ली ना? अब ध्यान से देखिए, नाउ वी कैन से दैट दिस ओमेगा स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज k डिवाइडेड बाय द मास है। तो मास m को बोलेंगे इनर्शिया फैक्टर, बाद में बात कर लेंगे। ओमेगा था 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो ओमेगा का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे। सो इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू से k डिवाइडेड बाय m। सो वी कैन से दैट दिस 2 पाई बाय कैपिटल टी इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। समझ गए बात को? तो यहां से हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस टाइम पीरियड t इज रिटन एज time period t, it can be written as say 2 pi under root m by k. So since it is the required expression, m was the mass of the oscillating system, so this mass m is called inertia factor. Inertia factor, okay, inertia factor of the oscillating system. और k था spring factor of the oscillating system. So since it is the expression for the time period of the vibrating particle, तो आप ये डेरिवेशन कॉपी कर लें। यस यस, बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब बेटा बात करने वाले हैं एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और एनर्जी में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की
पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ओके, सो यही वाला फिगर दोबारा कंसीडर करेंगे कि पार्टिकल जिसका मास m है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड स्मॉल a है और y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला फिगर कॉपी करना है, कंसिडरेशंस मैं आपको दे रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लें। सपोज द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन with amplitude small a, full stop. Let y be the displacement of the particle at any time t equals to t and is given by, since displacement का equation use कर रहे हैं, y is equals to a sin of omega t. Let us call this as equation number 1. Okay, equation number 1 कॉपी करना है, इसके बाद लिखेंगे आप let V be the instantaneous value of the velocity of the vibrating particle. तो वेलोसिटी ऑब्टेन किया था, डिफरेंशिएट किया था, एंड डिफरेंशिएट करने पर हमें टाइम की टर्म्स में भी मिला था, पोजीशन की टर्म्स में मिला था, दोनों की टर्म्स में बात करने वाले हैं। इट विल बी a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। ओके, क्लियर? तो अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये आपने कॉपी करना है, इसके बाद लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, मास हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज रिटन एज से हाफ mv स्क्वायर। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इट कैन बी रिटन एज से हाफ m a ओमेगा cos ओमेगा t स्क्वायर। So the kinetic energy it can be written as say half m a square omega square cos square omega t। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो टाइम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। लेट अस सपोज इट एज इक्वेशन नंबर 2। और अगर पोजीशन की टर्म्स में बात करें, so we can say that cos square omega t it can be written as 1 minus sin square omega t। आइडेंटिटी यूज की है और साइन का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा, इट विल बी y by a। So since the cos square omega t it can be written as 1 minus y square divided by a square, y square divided by a square। तो since cos square omega t का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में प्लेस करते हैं, so we can say that the kinetic energy of the vibrating particle it can be written as say half m a square omega square cos square omega t की बात करेंगे 1 माइनस से y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। समझ आ गई बात? रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इट कैन बी रिटन एज हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू इट इज से a स्क्वायर माइनस से y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। समझ आ गई बात? तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा। So the kinetic energy is written as simply half m omega square a square minus y square। Okay sir, तो पोजीशन की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। Let us suppose it as equation number 3। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे केसेस की। केस फर्स्ट, at the mean position। मीन पोजीशन की अगर बात हो रही है तो मीन पोजीशन पर y आपका 0। ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन को, अगर y आपका 0 तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। केस सेकंड, एट एक्सट्रीम पोजीशन y is maximum and its value is small a। y is maximum and its value is small a, the amplitude। तो y का वैल्यू जब यहां पर प्लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा 0। Got it, friends? So it is the entire calculation for the kinetic energy।
काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन, कॉपी कर लेगा। Yes, understand? Now, अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अब समझिए, ध्यान से देखिए, पहले देखिए फिगर में, देखिए बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट y है तो पार्टिकल के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स सपोज से F लग रहा है, एंड लेट अस सपोज से dy बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट D। ओके, तो फिर से हमने पार्टिकल को कंसीडर करना है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और सिंस जब डिस्प्लेसमेंट y है तो जो रेस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है दैट इज सपोज से कैपिटल F, और ये dy स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का पॉइंट D पर, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट y है। तो सिंस मैं कंसीडरेशंस आपको दे रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें, फिगर आपने ये कॉपी करना है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, सपोज द पार्टिकल is vibrating along the straight line. Suppose the particle is vibrating along the straight line with amplitude small a, full stop. Let y be the displacement of the particle at any time t equals to t, full stop. Let capital F be the restoring force acting on the particle when y is the displacement of the particle, full stop. Let dw be the small work done. अब समझिए, रेस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, पार्टिकल लेट अस सपोज से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ, तो जब पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पॉइंट डी को क्रॉस कर रहा है तो स्मॉल वर्क डन, पॉइंट डी जैसे बड़े सारे पॉइंट्स एक्सेस करेंगे तो टोटल वर्क डन ऑब्टेन करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर? तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट dw बी द स्मॉल वर्क डन on the particle against the restoring force capital F when the particle has small displacement dy। ओके, अब देखिए, तो पहले आप स्मॉल वर्क डन की बात करें तो बात कर रहे थे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी of vibrating particle, ओके। स्टार्ट किया स्टूडेंट्स हमने वर्क डन से, dw is written as से वेक्टर f dot वेक्टर dy, वेक्टर f and वेक्टर dy both are in the opposite direction, वेक्टर f and वेक्टर dy both are in the opposite direction, so we can say that the dw is written as say f into say dy into say cos of 180 degree, cos 180 is minus 1, so it is negative of f into say dy dw. Now this f is equals to negative of ky, so since this dw is written as negative of ky multiplied with dy, so this dw negative negative positive, it is say ky multiplied with dy। ओके, अब ध्यान से देखिए, सो जब पार्टिकल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy है तो पार्टिकल पर रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट स्मॉल वर्क हुआ, तो बेटा जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉइंट डी तक पहुंचता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y आपको दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट डी जैसे बड़े सारे पॉइंट्स एक्सेस करेंगे, हर पॉइंट को जब पार्टिकल ने क्रॉस किया होगा तो हर पॉइंट को जब पार्टिकल ने क्रॉस किया होगा तो उसमें कुछ ऐसा स्मॉल वर्क डन होगा। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y हुआ तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे स्मॉल वर्क डन्स को ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करना है, क्लियर? तो यहां तक कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, suppose W be the total work done on the particle when the displacement of the particle is y। तो स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटिंग इट इट इज से ky
इंटू से dy फ्रॉम 0 to y। तो जब आप इंटीग्रेट करें, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट डी को ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए जब पार्टिकल कहीं बीच में है तो y का वैल्यू 0, जब पार्टिकल पॉइंट डी पे पहुंचा तो y का वैल्यू y। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। सो दिस w कैन बी रिटन एज से k इंटीग्रल फ्रॉम 0 to y, इट इज y dy। समझ आ गई बात? तो y dy को जब आप इंटीग्रेट करें, सो इट विल बी k मल्टीप्लाइड विद y raised to power 2 divided by 1 and the limits they are from 0 to y, ये 1/2। so this w can be written as 1/2 of k into say y square minus say 0 square। so this w is written as say 1/2 of say k y square। okay friends, and this work done will appear, ये total work done निकल गया। this total work done, it will appear as the potential energy possessed by the vibrating particle। next line में इस बात को लिखें, this work done will appear as the potential energy of the vibrating particle। okay, so let us suppose that capital U be the potential energy of the vibrating particle, so it will be equals to half of k y square। it is equals to half of k y square, और k का वैल्यू स्टूडेंट्स हमने लास्ट एक्सप्रेशन में ऑब्टेन किया है। it can be written as say half m omega square y square, k का वैल्यू था m omega square y square। so since it is the required expression for the potential energy। okay sirs, तो ये entire calculation expression for potential energy of the vibrating particle के लिए आप इसको कॉपी करें। यस सर, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स केसेस की। अब समझिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जिस्ट करती है बेटा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये मत बोलना कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है कि y 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। पार्टिकल का एनर्जी कंटेंट मीन पोजीशन पे मिनिमम होता है, कुछ तो होगा। सपोज करिए कोई भी सिंपल पेंडुलम है, ओके, जो ऑसिलेट कर रहा है, और बॉब जब मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है तो बॉब का ग्राउंड से हाइट लेट अस सपोज से कुछ भी है, तो जब बॉब मीन पोजीशन क्रॉस करेगा तब क्या होगा, बॉब का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सेस करेगा। हालांकि y 0 हो गया लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो सिंस जब पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करे तो हमेशा याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज मिनिमम। सो केसेस, केस फर्स्ट, at the mean position, that is when the particle is crossing the mean position। okay, so at the mean position the potential energy of the vibrating particle is always minimum, it is always minimum। okay, अब ये जो मिनिमम है ये डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर, ये डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स वाइब्रेटिंग पार्टिकल पर रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा अगर और कोई फोर्स नहीं लगता है तब आप कह सकते हैं कि y 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है। समझ गए बात को? ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में, ओके, ये स्पेशल और एक हाइपोथेटिकल केस है, मींस इमेजिनरी केस है। अदरवाइज इन जनरल बात की जाए तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन क्रॉस करेगा तो मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा तो पार्टिकल के अंदर मिनिमम एनर्जी कंटेंट होता है। अब ये जो मिनिमम एनर्जी कंटेंट होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। ओके, नाउ द केस अगेन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर y is maximum and the maximum value is capital A, so the potential energy will be maximum। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, and it is equals to half of m omega square a square। got it? बात समझ आ गई? so it is all about the potential energy of the vibrating particle। आप एक बार कॉपी कर लें।
Now since we will talk about the total mechanical energy possessed by the vibrating particle. फिर से फ्रेंड्स सेम फिगर कंसीडर करेंगे. क्लियर हो गई बात? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं होगी. ये वाला फिगर आपने कॉपी करना है. ओके, कॉपी करने के बाद मैं आपको कंसीडरेशंस दे रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें. सपोज द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग along the straight line with amplitude small a, full stop. Let y be the displacement of the particle at any time instant say t equals to t, and is given by टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है. पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट इज a sin of omega t. Let us call this as equation number 1. ठीक है, ओके. तो सिर्फ जो वेलोसिटी होगा that will be a omega cos omega t. ओके, now let us suppose say capital E. लिखिए, यहां तक कॉपी करने के बाद लिखना है. Let capital E be the total mechanical energy of the vibrating particle. So the total mechanical energy of the vibrating particle, it will be equal to the sum of the kinetic energy as well as the potential energy of the vibrating particle. तो बेटा total mechanical energy किसके equal होगा? It will be equal to the algebraic sum of the kinetic energy and the potential energy of the vibrating particle. So the kinetic energy of the vibrating particle in terms of position, it was half m omega square a square minus y square. Okay, and the potential energy in terms of position was, it is half of m omega square y square. बेटा दोनों वैल्यूज को यहां पर प्लेस करते हैं. So we can say that the total mechanical energy can be written as kinetic energy is half m omega square a square minus a y square plus it is half of m omega square y square. Half m omega square common. So this capital E is written as say half m omega square is made common. A square minus say y square plus say y square. Got it? Now since this y square is cancelled out, so since this capital E is written as say half m omega square a square. Half m omega square a square. तो ध्यान से देखिए, m was the mass of the vibrating particle. Omega was the angular frequency of the vibrating particle and a was the amplitude. तो सिर्फ ये जो रिजल्ट आया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये स्टेटमेंट ऐड कर लें, लिख लें. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट. गॉट इट फ्रेंड्स? सो इट इज ऑल अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल. कॉपी कर लें आप इसको. ओके, अब बात करेंगे सिर्फ ग्राफिकल वेरिएशन. ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम या फिर पोजीशन. ओके, मैं सिर्फ टाइम के साथ प्लॉट मारूंगा और सिर्फ कंडीशन ये वाली कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिए पहले. और ये स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में जितना काम किया है स्टूडेंट्स, ये पूरा काम न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, वैल्यूज उठा के सीधी रिजल्ट्स में यूज करनी है. अगर कोई परेशानी हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है. द ग्राफिकल वेरिएशन. of energy of vibrating particle versus time. समझिए पहले, देखिए. Let us suppose say particle is vibrating along the straight line. This point O is the mean position, the point A is the positive extreme and the point B is the negative extreme. इस वाली साइड को पॉजिटिव रखा है, इसको नेगेटिव रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अब जब पार्टिकल लेट अस सपोज से टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो ये हमारी कंडीशन.
ये प्राइमरी कंडीशन, समझ गए बात को। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा जीरो होती है। ठीक है, क्लियर। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रही है, बाकी सारी फोर्सेस नेग्लेक्ट हो चुकी हैं। क्लियर, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। या फिर अगर आपने जीरो नहीं बोलना है तो बोले कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। चलिए मैं मिनिमम वर्ड डाल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। क्लियर। देखिए अब जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो सिर्फ जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो यहां पर जो टाइम हो चुका होगा दैट विल बी t/4, कैपिटल T टाइम पीरियड। तो मतलब 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर के जीरो हो गया और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होकर के मैक्सिमम हो गया। बात समझ आई। अब उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकल वापस बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है। तो यहां से जब पार्टिकल वापस बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा तो दोबारा से मीन पोजीशन क्रॉस करेगा। तो मीन पोजीशन को जब दोबारा नेक्स्ट टाइम क्रॉस करता है तो यहां पर जो टाइम का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू t/2, मतलब half of the vibration is completed, half of the vibration is completed। तो मीन पोजीशन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर ये पार्टिकल नेगेटिव टेरिटरी में एंटर करेगा, ओवरशूट करेगा। नेगेटिव एक्सट्रीम पर जब पहुंचेगा तो सिर्फ 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो टाइम इंस्टेंट होगा दैट विल बी 3t/4। गॉट इट। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। क्लियर। फिर उसके बाद बैकवर्ड जर्नी आएगी। बैकवर्ड जर्नी आएगी तो स्विच पार्टिकल वापस मीन पोजीशन क्रॉस करेगा। तो पार्टिकल वापस जब मीन पोजीशन क्रॉस करेगा तो टाइम का वैल्यू कैपिटल T होगा, मतलब 1 वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। समझ गए बात को। तो ये सिचुएशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर मैं ग्राफिकल वेरिएशन दे रहा हूं। ध्यान से देखना। Since energy is plotted along the vertical axis, यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का कांस्टेंट था। So total mechanical energy के लिए the graph will be the straight line which is parallel to the time axis और टाइम को हम horizontal axis पर प्लॉट करेंगे। क्लियर। यहां पर origin तो हम इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। लेट अस सपोज से 1 से 2 से 3 से 4। तो यहां पर टाइम का वैल्यू इट विल बी t/4, यहां पर टाइम का वैल्यू इट विल बी t/2, इट विल बी 3t/4 एंड इट विल बी इक्वल टू से कैपिटल T। समझ गए बात को। तो स्विच जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मीन पोजीशन पे हमने कंसीडर किया था, तो काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम बट द पोटेंशियल एनर्जी वाज 0। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखें, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां से ये ग्राफ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कोसाइन ग्राफ होता है। कोसाइन ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। तो सिर्फ हमने ये वाला सेक्शन कंसीडर किया, इतना। समझ गए बात को। क्लियर। अब t/4 पे पार्टिकल पहुंचा था पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर 0 हो गई थी। फिर उसके बाद t/2 टाइम जब आया तो पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पर था। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी 0 से इंक्रीज होकर के फिर मैक्सिमम। तो सेंस फिर से ये वाला ग्राफ। अब की बारी सेंस ये इतना सेक्शन यूज किया है, ठीक है। फिर स्वेंस पार्टिकल 3t/4 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर के फिर से 0 हो गया। गॉट इट। और कैपिटल T पर वापस मीन पोजीशन में पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर के फिर से मैक्सिमम हो गया। तो सिर्फ ये वाला जो ग्राफिकल वेरिएशन है
ये आपका, चलिए मैं इसको डार्क कर देता हूं, तो ये जो डार्क लाइन है, डार्क स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वेरिएशन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, गॉट इट। और ये जो डॉटेड कर्व है स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है, समझ गए बात को। अब पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन प्लॉट करते हैं सेम ग्राफ में। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, और यहां पर जो मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ग्राफ पे, दैट इज 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब t/4 पर एक्सट्रीम पोजीशन था, पोटेंशियल एनर्जी वाज मैक्सिमम। तो सिंस t/4 के लिए द ग्राफ इज अगेन द कर्व, फिर से सिंस ये वाला सेक्शन यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होकर के 0 हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होकर के मैक्सिमम हो गया, और फिर यहां से रिड्यूस होकर के 0 हो गया। तो सिंस ये जो डार्क कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, गॉट इट सिंस। तो हमने एनर्जी को टाइम पर प्लॉट किया, टाइम के साथ प्लॉट किया। तो आप ये कॉपी करें, एंड इट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑसिलेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ द यूट्यूब, मोशन ऑफ द लिक्विड इन द यूट्यूब, floating cylinder and spring. Okay, sirs? Clear? So it is all for today.